कंपैरेटिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है? जब हम तुलना करते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति कहता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम तुलना करते हैं कि यार ये वाला बंदा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है। तो तुलना तो हमारे जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है। जीवन के हर पहलू के साथ हम तुलना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी तुलनात्मक ही होता है। जैसे कभी कभार हमारी जेब में अगर मान लीजिए 500 रुपया है, तो हम ये सोचते हैं कि मेरे पास 500 है, उसके पास 1000 है। तुलना करते हैं ना। जिसके पास कम है हम बोलते हैं चलो मेरे पास 500 ही है, इसके पास तो ये भी नहीं है। करते हैं ना। अब जो नेगेटिव आउटलुक होता है वो क्या करता है कि मेरे पास 500 और इसके पास तो ये भी नहीं है, तो वो खुद को सेटिस्फाई कर लेता है, चलो ये भी तो रह रहा है ना। अब जिसके घर में 2 कमरे हैं वो बोलेगा नहीं यार दूसरे के पास 1 कमरा है, वो भी तो रह ही रहा है। और फिर जब आप रास्ते में बस से जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ लोग झोंपड़ियों में भी रहते हैं, तो आप बोलते हैं कि हम इनसे काफी बेटर हैं। फिर आप अगले ही मोड़ पे देखते हैं कि कोई रेंज रोवर लेके चला हुआ है और आप बस में धक्के खाते हुए उल्टियां मारते हुए चले हुए हैं, तो फिर आप उसमें भी कंपैरिजन करते हो कि नहीं यार वो बंदा मेरे से कितना फार रिच है। ये जो कंपैरिजन है ये हमारे जीवन में जुड़ा ही हुआ है। हर किसी चीज को लेकर हम कंपैरिजन करते हैं, ब्यूटी को लेकर, नॉलेज को लेकर हमारे जीवन में कंपैरिजन चला ही हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं तुलना। जब एक वस्तु की विशेषता दूसरे वस्तु के साथ नापी तोली जाती है तो उसको हम तुलना कहते हैं। चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है। तो विधि हम किसको कहेंगे? जो हमारा काम करने का तरीका होता है। तो जैसे आप में से किसी ने कोई कुकिंग करी हो और किसी ने डिश बना दी हो, तो आप बोलते हैं कि यार तूने कैसे किया ये, मुझे इसकी प्रक्रिया बताओ, मुझे तरीका बताओ कैसे करना है। आप में से कोई साइकिल सीख रहा होगा तो आप दूसरे व्यक्ति को पूछते हैं कि मुझे इसका तरीका बताओ कि इसको कैसे करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विधि इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 शब्द आते हैं। तुलनात्मक विधि, तुलना करने की विधि क्या होगी, तुलना करने का तरीका क्या होगा, इसी को तुलनात्मक विधि हम कहते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे। और मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान। जब तुलना शब्द आ गया तो इसका मतलब यह कि राजनीतिक विज्ञान में अब तुलना करी जाएगी। तुलना किस में करी जाएगी? थिंकर्स में तुलना करी जा सकती है, विचारों में तुलना की जा सकती है कि क्या लोकतंत्र अच्छा है या तानाशाही अच्छी है। प्रश्न आ जाते हैं ना हमारे मन में, क्या हिटलर शाही अच्छी है या लोकतंत्र अच्छा है? क्या साम्यवाद अच्छा है या लोकतंत्र अच्छा है? जैसे साम्यवाद चीन के द्वारा अडॉप्ट किया गया है तो वहां पर लोगों को रोटी कपड़ा मकान तो मिल रहा है, परंतु इंडिया में और जो गरीबी का लेवल है वो चीन में कंपैरेटिवली कम है। उनके जो आर्थिक उत्थान है वो ज्यादा हो रहा है, और इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बावजूद उतना विकास नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं चीन वाली व्यवस्था ठीक है। परंतु जब उसके विपक्ष में तर्क दिए जाएंगे फिर ये बोला जाएगा कि नहीं वहां पर तो बोलने की आजादी भी नहीं है, वहां पर तो चुनाव भी नहीं होते। तो इस तरीके से राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक जो विचार हैं, उनके बीच जो तुलना करी जाती है इसी को तुलनात्मक राजनीति हम कहते हैं। और ये तुलना करने का जो तरीका है, तुलना करने का जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि इसको बोल। तो पहली विशेषता आती है राजनीतिक इकाइयों की तुलना। तुलनात्मक विधि का मुख्य तत्व विभिन्न राजनीतिक इकाइयों की तुलना करना है, जैसे कि देश, राज्य या क्षेत्र। शोधकर्ता लोकतंत्र और तानाशाही, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली या विभिन्न सरकारों की नीतियों के परिणामों की तुलना कर सकते हैं। राजनीतिक इकाई जैसे इंडिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक राजनीतिक इकाई है। जब भारत का कंपैरिजन चीन के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, बोलेंगे कि भारत में लोकतंत्र है, पाकिस्तान में सैनिक सरकार आ जाती है। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो इसमें इकाई क्या है? इसमें इकाई है भारत, पाकिस्तान, चीन। जब विभिन्न देशों के बीच, जब भारत और अमेरिका के बीच तुलना की जाती है तो इकाइयाँ क्या बन जाती हैं? राजनीतिक इकाइयाँ क्या बनेंगी? अमेरिका और भारत। उसके साथ राज्य। राज्य का मतलब यह है कि भारत के अंदर ही यदि हिमाचल का कंपैरिजन पंजाब के साथ किया जा रहा है किसी मामले को लेकर, कि हिमाचल में हो सकता है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1 ही सदन हो, कहीं उत्तर प्रदेश में हो सकता है उसके 2 सदन हो। तो जब इनका कंपैरिजन किया जाता है तो इनको हम क्षेत्रीय स्तर की या राज्य स्तर की इकाइयां बोलेंगे। इनको भी इकाइयां ही बोलेंगे। क्षेत्र का मतलब है, इसको लोकल लेवल पे आप समझ सकते हैं। जब आप अपनी पंचायत का कंपैरिजन दूसरी पंचायत के साथ करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र। तो वो क्या बन जाएगी? राजनीति की इकाई बन जाए। जो भी आपकी स्टडी का केंद्र होगा उसको इकाई बोला जाएगा, चाहे आपका वार्ड नंबर है, चाहे आपकी पंचायत है। जब आप अपनी पंचायत का कंपैरिजन दूसरी पंचायत से करते हैं तो इकाई क्या होगी? पंचायत। जब आप अपने राज्य का कंपैरिजन, तुलना किसी दूसरे राज्य के साथ करते हैं, इकाई क्या होगी? राज्य। जब आप अपने देश का कंपैरिजन, देश की शासन प्रणाली का कंपैरिजन किसी दूसरे देश के साथ करते हैं तो इकाई क्या होगी? एक देश होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? राजनीति की इकाइयों की तुलना। तुलनात्मक राजनीति में जो तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा राजनीति की इकाइयों के बीच तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हिमाचल के अंदर जो पंचायती राज है और पंजाब के अंदर जो पंचायती राज है, जब इनकी तुलना करी जाएगी तो इसको हम तुलनात्मक विधि के अंतर्गत रख। इसी के साथ
लोकतंत्र और तानाशाही, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली या विभिन्न सरकारों की नीतियों के परिणामों की तुलना कर सकते। जैसे आपने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल की सरकार क्या कर रही है, हिमाचल की सरकार क्या कर रही है। जब आप इस प्रकार का कंपैरिजन करते हो तब भी ये तुलनात्मक विधि के अंतर्गत ही आएगा। इसी के साथ लोकतंत्र और तानाशाही का कंपैरिजन किया जाता है कि क्या लोकतंत्र अच्छा है, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है ना, ये राजनीति से जुड़े हुए पहलू है। तो लोकतंत्र और तानाशाही का जब कंपैरिजन किया जाता है, पहले तो लिखा जाएगा कि लोकतंत्र होता क्या है, फिर तानाशाही क्या होती है, लोकतंत्र की अच्छाइयाँ क्या है, क्यों अच्छा है, तानाशाही की अच्छाइयाँ क्या है, लोकतंत्र की बुराइयाँ क्या है, तानाशाही की बुराइयाँ क्या है। तो इस तरीके से तुलना करी जाती कि कौन सी व्यवस्था अच्छी रहेगी। तुलना करने का मतलब होता है, तुलना करने का मतलब ये नहीं होता कि कौन सी अच्छी है, तुलना करने का मतलब ये होता है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जानने के बाद एनालिसिस करना। दूसरा आता है सिद्धांत का विकास और परीक्षण। कई मामलों में तुलना करके विद्वान राजनीतिक व्यवहार या संस्थाओं के बारे में सिद्धांत विकसित कर सकते हैं, फिर वे इन सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या अलग अलग संदर्भों में वही परिणाम आते हैं। तो यहाँ पे सिकंदर रहते थे, पूरी दुनिया को जीतने के मकसद से अपनी महत्वाकांक्षा के साथ यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उनको सूरज ईस्ट की तरफ दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि जब तक मैं सूरज तक नहीं पहुँच पाता तब तक मैं पूरी दुनिया को जीतना चाहूँगा। तो रास्ते में जो भी उनके आया, उनके ऊपर सिकंदर के द्वारा विजय हासिल करी गई और अल्टीमेटली इंडिया में पहुंचे। और इंडिया में उस समय जो एम्पायर था इस्टेब्लिश हुआ था नया नया, जिसको मौर्यन एम्पायर बोलते हैं, 321 ईस्वी पूर्व बोलते हैं। उससे पहले नंद वंश था। जो सिकंदर थे उनके गुरु कौन थे? अरस्तु। और नॉर्थ मैसिडोनिया से थे सिकंदर। और ये वाला जो हिस्सा है इसको यूनान बोला जाता था। ये जो मैंने मार्क किया है इसको यूनान बोला जाता है। अब ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं आपको, इन छोटे छोटे द्वीपों को ही सिटी स्टेट बोला जाता था। अब इनके जो बैरियर थे ये एक दूसरे से अलग थे, पानी से, जंगल से। और जैसे ये मान लीजिए छोटा सा द्वीप है एक, तो ये कैसे अलग होगा बाकी दूसरों से? पानी से ही अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके की सिटी स्टेट थी, छोटे छोटे नगर राज्य पाए जाते थे जिनकी जनसंख्या काफी कम हुआ करती। तो उस समय अरस्तु के द्वारा जितनी भी जो ग्रीक सिटी स्टेट थी, अराउंड आप समझ सकते हैं 150 के करीब ग्रीक सिटी स्टेट्स उस समय एग्जिस्ट कर रही थी। नगर राज्य छोटे छोटे एग्जिस्ट कर रहे थे जिनकी अपनी अपनी सरकारें थी। तो उन 168 सिटी स्टेट के संविधानों का अध्ययन किया गया अरस्तु के द्वारा। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि अरस्तु के द्वारा 168 संविधानों का अध्ययन किया गया, तो इसको तुलनात्मक विधि की शुरुआत आप कह सकते हैं, या तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि अरस्तु के द्वारा विभिन्न संविधानों के अध्ययन करने के बाद तुलना करी गई। फिर अरस्तु के द्वारा 6 प्रकार की शासन प्रणालियां बताई गई और उसमें अरस्तु के द्वारा कहा गया कि जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी नहीं होती। इसी के साथ उन्होंने अरिस्टोक्रेसी के बारे में बताया, कुलीन तंत्र के बारे में बताया, ओलिगार्की के बारे में बताया। सो इस तरीके से अरस्तु के द्वारा विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने के बाद एक सिद्धांत विकसित किया गया। कई मामलों की तुलना करके विद्वान राजनीतिक व्यवहार या संस्थाओं के बारे में सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। अब ये विचार अरस्तु के मन में कैसे आया कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है? क्योंकि उन्होंने विभिन्न देशों के जो संविधानों का मतलब है उस समय जो शासन प्रणालियां एग्जिस्ट कर रही थी, कहीं पे लोकतंत्र भी एग्जिस्ट कर रहा था, कहीं पे कुलीन तंत्र एग्जिस्ट कर रहा था। कुलीन तंत्र का मतलब यह है कि उस नगर राज्य के जो शासक होंगे वह कुल से होंगे। जैसे आप कुल के बारे में सुनते हैं, वंश के बारे में सुनते हैं, वैसे ही 10-12 लोग जो उस कुल के होंगे वो उस व्यवस्था का शासन करेंगे। इसी के साथ उन्होंने टारेनी के बारे में बात करी है, मोनार्की के बारे में बात करी है, राजतंत्र जिसको बोलते हैं। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति ही रूल करता है। तो कुल मिला के अरस्तु के द्वारा जब इन शासन प्रणालियों का अध्ययन किया गया तभी उनके द्वारा सिद्धांत विकसित वो कर पाए। फिर वे इन सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण का मतलब क्या है कि पहले रीडिंग करी, फिर उन्होंने बोला कि ये अच्छा है या बुरा है, उसका परीक्षण किया, यह देखने के लिए क्या अलग अलग संदर्भों में वही परिणाम आते हैं, तो फिर देखा जा सकता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। जैसे इंडिया अगर कह दे कि जो चीन की व्यवस्था है साम्यवादी वो बहुत अच्छी है, यहाँ से लोकतंत्र खत्म कर दो, चुनावों वाला पंगा खत्म करो, यहाँ पर भी चीन की तरह ही साम्यवादी सरकार होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार के चुनाव नहीं होने चाहिए, तो इसकी स्टडी करी जाएगी। और इसकी जब स्टडी करी जाएगी तो हो सकता है कि वो परिणाम वैसे ना आए जैसे परिणाम वहाँ पे आए। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा अपना जो विकास किया गया है वह प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में किया गया है, जिसका मतलब यह है कि कृषि से उद्योग, उद्योगों से सेवाओं की तरफ वो बढ़े। परंतु इंडिया के द्वारा ये कोशिश जब करने का प्रयास किया जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। स्टिल वी आर इन द प्राइमरी सेक्टर। हमारी जो लार्ज फोर्स है वो आज भी प्राइमरी सेक्टर में वर्क करती है। हमने प्राइमरी से सीधा टर्शरी में छलांग लगा दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की जब स्टडी करी जाती है तो ये पता करने की भी कोशिश करी जाती है कि अगर किसी एक देश में लोकतंत्र अपनाने से ये फ़ायदा हुआ है तो दूसरे देश में हो सकता है कि उसका फ़ायदा भी ना हो।
क्योंकि 1947 के बाद बहुत सारे देशों के द्वारा लोकतंत्र अपनाया गया, परंतु वहाँ पर लोकतंत्र वर्क नहीं कर पाया। तो इसकी स्टडी भी कौन करता है तुलनात्मक राजनीति में? जैसे आपने देखा कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके द्वारा लोकतंत्र अपनाया गया था शुरू में, तो वहाँ पर तो लोकतंत्र वर्क कर रहा है। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर वहाँ की सरकार चुन के आती है। परंतु थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो गरीब देश थे, जहाँ पर अभी भी असमानता है, जहाँ पर अभी भी गरीबी है, अभी भी पैसे की कमी है, अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी लोग अनपढ़ हैं, वहाँ पर लोकतंत्र कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा है, इसकी स्टडी भी कौन करता है? तुलनात्मक राजनीति। और इसकी स्टडी करी जाती है तुलनात्मक विधि के द्वारा। मामलों का चयन। तुलनात्मक विधि में उचित मामलों का चयन महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता निम्नलिखित तरीकों से मामलों का चयन कर सकते हैं। मोस्ट सिमिलर सिस्टम, ऐसे मामलों का अध्ययन करते हैं जो कई मामलों में समान होते हैं लेकिन उनके परिणामों में अंतर होता है, जिससे कुछ विशिष्ट कारकों का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, जब आप स्टडी करते हैं ना, तो हम या तो सिमिलर नेचर की कोई पॉलिटिकल व्यवस्था है उसकी स्टडी कर सकते हैं, या तो डिसिमिलर। सिमिलर का मतलब है एक समान। जैसे कि भारत और इंग्लैंड लोकतंत्र है, तो हम बोलेंगे कि भारत भी एक लोकतंत्र है और इंग्लैंड भी। अब दोनों देशों के लोकतंत्र की स्टडी करी जाएगी, फिर ये पाया जाएगा कि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें क्या कमियां हैं, जब वह किस प्रकार से इंग्लैंड के लोकतंत्र से अलग है। इसी तरीके से संसदीय शासन प्रणाली की जब स्टडी करी जाती है कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली कैसी है और अमेरिका के अंदर कैसी है, इसकी स्टडी करी जाती है, तो इसको भी क्या बोलेंगे कि सिमिलर नेचर की स्टडी हम कर रहे हैं। तो यही लिखा है अत्यधिक समान प्रणाली। ऐसे मामलों का अध्ययन करते हैं जो कई मामलों में समान होते हैं लेकिन उनके परिणामों में अंतर होता है, जिससे कुछ विशिष्ट कारकों का पता लगाया जा सके। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उनके द्वारा भी लोकतंत्र अपनाया गया है, वहाँ पर डेमोक्रेसी बड़े अच्छे से वर्क कर रही है। पर इंडिया की यदि आप डेमोक्रेसी देखेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। भारत के अंदर वो एलिमेंट शायद ना हो डेमोक्रेसी के, वो स्कैंडिनेवियन कंट्री में हो। सो सिमिलर नेचर का भी कोई इशू हम उठा के उसकी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा आता है अत्यधिक भिन्न प्रणाली, उसकी भी स्टडी करी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे मामलों का अध्ययन करते हैं जो बहुत अलग होते हैं लेकिन उनके परिणाम समान होते हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि कौन से सामान्य कारक इन परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम लोकतंत्र की तुलना अधिनायकवाद से कर रहे हैं, आपके जो टॉपिक लगे हैं, संघात्मक प्रणाली की जो तुलना है वह एकात्मक से कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब ये होता। सो ऐसे मामलों का अध्ययन करते हैं जो बहुत अलग होते हैं, फिर देखा जाता है कि इसकी कमियां क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है, इसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं वैसे भी। देन आता है नेक्स्ट जो फीचर है तुलनात्मक विधि की परिवर्तनीयता और परिकल्पना परीक्षण। तुलनात्मक विधि में स्वतंत्र और आश्रित चर की पहचान की जाती है और यह देखा जाता है कि कैसे विभिन्न कारक जैसे आर्थिक विकास, राजनीतिक संस्थान और सांस्कृतिक कारक राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो तुलनात्मक विधि जो मुख्य रूप से हम राजनीति में करते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से, जैसे हम पढ़ रहे हैं अपना राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, जब भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं, एग्जाम्पल के लिए भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं, ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? ये एक राजनीतिक क्रिया है। इसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक गतिविधि। परंतु इसमें यह भी देखा जाता है कि क्या सामाजिक पहलू इसको प्रभावित करते हैं, क्या आर्थिक पहलू इसको प्रभावित करते हैं। तो फिर हम समाज की संरचना पढ़ते हैं कि लोग, कोई व्यक्ति वोट देने गया तो उसको याद आया कि मेरी जाति का व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है तो मैं उसको वोट देता हूँ। तो ये क्या आ गया? सामाजिक पहलू। कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर वहाँ पर अपना स्पीच तैयार कर रहा है तो धार्मिक पहलू भी आ जाता है। और यदि कोई आर्थिक विकास से प्रभावित होकर उस राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेता है तो वह आर्थिक पहलू भी उसमें आ जाता है। जो तुलनात्मक विधि है, इसमें सभी पहलुओं को कंसिडरेशन में लिया जाता है कि बाकी जो वेरिएबल्स हैं वह किस प्रकार से उस पर्टिकुलर फील्ड को प्रभावित करते हैं। देन आता है गुणात्मक और मात्रात्मक तुलना। शोधकर्ता तुलना के दायरे और प्रकृति के आधार पर गुणात्मक विस्तृत मामले अध्ययन, साक्षात्कार या मात्रात्मक बड़े डेटा सेट का सांख्यिकी विश्लेषण विधियों का उपयोग करते हैं। तो इसके तहत स्टडी करी जाती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? गुणात्मक का मतलब क्या है? कि ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है, ये क्या आ गया? गुण आ गया। इसके लिए कोई मशीन बनी है कि ये बंदा सुंदर है, या इसके लिए बनी है कि ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है? बनी होगी IQ, EQ, चलो उसके लिए तो हम कर सकते हैं। बट कुछ जो गुण होते हैं, ये इंसान बड़ा ईमानदार है, इसको क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे। अब इसके लिए कोई मेजरमेंट का टूल है, हमारे पास कोई तकड़ी है, हम तोल सकते हैं कि कितना ईमानदार है? नहीं है ना, तो इसी को गुण बोलेंगे, गुणात्मक बोलेंगे। मात्रात्मक किसको बोलेंगे? जब हमारे पास डेटा होता है, 2 + 2 4 होते हैं, तो हम संख्या के आधार पे कर सकते हैं। 50% लोगों के द्वारा वोट डाले गए, इसको क्या बोलेंगे? तुलनात्मक बोलेंगे, मात्रात्मक? मात्रात्मक बोलेंगे इसको। तुलनात्मक विधि में गुणात्मक
की भी स्टडी करी जाती है और मात्रात्मक की भी स्टडी करी जाती है।